ऐसा है, निश्चित से भी ऊपर कोई चीज़ है तो मैं शब्द नहीं है मेरे पास कहने का। जीत बहुत अच्छी तरह होगी और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस समय केवल और केवल राजनीतिक अखाड़े में भाजपा बीच में खड़ी है। के साथ एक और भी शेयर करना चाहता हूँ। अगर इनके स्थान पर कैप्टन अभिमन्यु जी हैं, सुभाष बराला जी हैं, यहाँ तक के सुरेंद्र पूनिया जी प्रदेश के महामंत्री, अगर उनको भी टिकट मिलती, वो भी निश्चित तौर पर अपनी जीत दर्ज करते। मतलब आप निश्चिंत। नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार, आप देख रहे हैं पीएमएफ न्यूज। आज हिसार में बैठे हैं और हमारे साथ में आज जो राजनीतिक परिचर्चा में शामिल हुए हैं सुभाष मल्होत्रा जी, पूर्व भाजपा हिसार अध्यक्ष रहे हैं। इनसे पहले तो आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद पवार साहब। तो मल्होत्रा जी, बात करें आज राजनीति की हालातों की। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, हरियाणा में भी 10 सीटों पे चुनाव होना है और इसको लेकर के राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। भाजपा भी उसमें पीछे कहाँ रहने वाली थी, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी है। और फिलहाल की बात करें तो कल मुख्यमंत्री हरियाणा बहुत सारे ये कहे कि लोगों को कहें, कांग्रेसियों को कहें, भाजपा में शामिल करने के लिए यहाँ पहुंचे। तो इसको किस तरह से देखते हैं, जो पहला ही प्रोग्राम हिसार सीट पे माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा पहुंचे थे? ऐसा है, क्योंकि चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनाव में रूठों को मनाना, जैसे विवाह घर में होते हैं, पुरानी भारतीय परंपरा है, रूठों को मनाना, नयों को और साथ जोड़ना, ये चुनावी महत्वपूर्ण प्रक्रिया रहती है। तो कल जितने भी माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए, पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी भी थे, तो उनके लिए, उनके सामने जो आना चाहते थे या पार्टी में शामिल होना चाहते थे, इज्जत चाहते थे, तो उनको बड़े खुले दिल से मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सम्मान दे करके उनको पार्टी में शामिल किया है, जो चुनाव के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। दोनों ही मुख्यमंत्री, चाहे पूर्व है और चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी, साथ ही नजर आते हैं लगभग। और ये कहे कि सावित्री जिंदल को जिस तरह से जोड़ा, कुछ दिन पहले उनके बेटे नवीन जिंदल ने भाजपा ज्वाइन की और उनको टिकट का भी आवंटन हुआ। तो नवीन जिंदल जी जुड़े तो सावित्री जिंदल भी जुड़े, अलग अलग क्यों? ऐसा है, नवीन जिंदल जी आए, सावित्री जिंदल जी आई, वो तो एक अलग अलग इसलिए क्योंकि सावित्री जिंदल अपने आप में पूर्ण रूप से एक राजनीतिक व्यक्तित्व है और नवीन जिंदल भी एक राजनीतिक व्यक्तित्व है। वो पूर्व सांसद थे, ये पूर्व मंत्री थी, इसलिए उनको अलग अलग करके लेने में पार्टी को महत्व अधिक लगा होगा और उनको ही लगा होगा हमें ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, तो वो स्वाभाविक है, उनको आना कोई बुरी बात नहीं है। मल्होत्रा जी, जिस तरह से सावित्री जिंदल ने भाजपा ज्वाइन की, कुछ लोगों कयास लगा रहे हैं कि टिकट का आवंटन जो आने वाले विधानसभा में सावित्री जिंदल को मिलेगी, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो खींच पैदा हो सकती है। डॉक्टर कमल गुप्ता जो कि निवर्तमान अभी जो विधायक भी है और मंत्री भी बनाए गए, तो इसको कैसे देखते हैं? लोगों का कहना है, विचार भी है कुछ राजनीतिज्ञों का, कि इसमें जरूर विरोधाभास भी होने की संभावना नजर आ रही है। ऐसा है, राजनीति सद्भावना विरोधाभास का एक अजीब मिश्रण का खेल होता है, इसमें दोनों चीजें रहती हैं। कोई व्यक्ति में एक स्वाभाविक कमी है, कमजोरी है कि यश हर एक को अच्छा लगता है। सावित्री जिंदल जी आई है, एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि वो क्योंकि यहाँ की विधायिका रही हैं, मंत्री रही हैं, इसलिए उनका कद भी अच्छा है। तो एक जो उनके समकक्ष है, जिन्होंने खुद मंत्री बने हैं या मंत्री रहे हैं, एक स्वाभाविक आता है भाई वो आई तो क्या। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। कहीं ना कहीं मन में किसी बात का अच्छा ना लग सके या ना लगे, ये एक स्वाभाविक बात हो सकती है, लेकिन पार्टी का निर्णय होने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि संस्कारित कार्यकर्ता उसमें विद्रोह कर जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। यहाँ तक कि टिकट आवंटन की बात हो या यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी हरियाणा के अंदर बदल दिया गया और बहुत सारे मंत्री जो पहले थे उनको हटाकर नए मंत्री ले लिए, लेकिन ऐसा कुछ नजर तो नहीं आया पार्टी में, लेकिन फिर भी अंदरूनी खींच कहीं ना कहीं नजर आ ही जाती है। ऐसा है, खींच की बात है, अंदर खाते अंदर तो देखो पता नहीं किसी के क्या रहता है, इसको हम बाहर मान करके ये करें कि उसके अंदर ये होगा इसलिए हम ये कह दें और वो वही ठीक है, ऐसा मानना मुझे नहीं लगता ठीक है। हाँ, ये बात है कि अब जो नजर आ रहा है सामने और जो पार्टी ने तय कर दिया है, चौधरी रणजीत सिंह जी को अब टिकट मिली है और कईयों को नहीं भी मिली जो इसकी लाइन में थे, तो एक स्वाभाविक है, हो सकता है उनके दिल में हो कि भाई हम इनसे ज्यादा डिजर्व करते थे, लेकिन वो विद्रोह करेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि राजनीतिक पार्टी बीजेपी
इसको कहते हैं पार्टी विद ए डिफरेंस, कि हम बाकी पार्टियों से हट करके हैं, और यहाँ का जो कार्यकर्ता है वो छोटे मोटे असंतोष के लिए अपना राजनीतिक कैरियर दांव पे लगा देगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो मल्होत्रा जी क्या देखते हैं चुनाव का? ऐसा है, लोकसभा चुनाव मैं जो महसूस कर रहा हूँ, चौधरी रंजीत सिंह इस समय कैंडिडेट हैं। कल उनका जो कार्यालय का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री जी और कई गणमान्य मित्र साथी कार्यकर्ता आए थे, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। और मैं ये मान के चलता हूँ कि इस समय पूरे देश भर में एक राम लहर के नाम पर या भाजपा की प्रतिष्ठा के नाम पर एक लहर चल रही है। आज रणजीत सिंह जी हैं, कई मित्रों का कहना है, अभी मेरे कुछ मित्र मुझे कह रहे थे कि भाजपा के कार्यकर्ता भी तो थे, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ। स्वाभाविक है ये सवाल उठना कि भाजपा का जो कैडर बेस पार्टी बताई जाती है, पहले पुराने कार्यकर्ता और एकदम से ज्वाइन किया पार्टी के अंदर, पहले मंत्री बनाया लेकिन फिर दोबारा से विधायक पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा और अब दोबारा से उनको जो है टिकट दे करके चुनाव में ले आए। तो ये स्वाभाविक है कि लोगों में ऐसा सोचने को मिलता है कि भी एकदम से ऐसा क्या हुआ कि इनको ही ले आना पड़ा। नहीं, ऐसा है, पार्टी जो है ना बहुत दूरगामी निर्णय करके ही कोई ना कोई फैसला लेती है। मैं ये मानता हूँ, आज चौधरी रंजीत सिंह आए हैं, मैं निश्चित तौर पर वो अच्छे मतों से जीतेंगे, ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ। लेकिन मैं आपके साथ एक और भी शेयर करना चाहता हूँ, अगर इनके स्थान पर कैप्टन अभिमन्यु जी हैं, सुभाष बराला जी हैं, यहाँ तक के सुरेंद्र पूनिया जी प्रदेश के महामंत्री, अगर उनको भी टिकट मिलती, वो भी निश्चित तौर पर अपनी जीत दर्ज करते। मतलब आप निश्चिंत है कि भाजपा के अंदर जिसको टिकट मिलेगी, आज लोकसभा हिसार के अंदर बैठे हैं और लोकसभा की परिचर्चा करेंगे, तो जीत निश्चित है। ऐसा है, निश्चित से भी ऊपर कोई चीज है तो मैं शब्द नहीं है मेरे पास कहने का, जीत बहुत अच्छी तरह होगी। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस समय केवल और केवल राजनीतिक अखाड़े में भाजपा बीच में खड़ी है। कांग्रेस के पास, दूसरी पार्टियों के पास कहने को, करने को, संदेश देने को कुछ भी नहीं है मार्केट के अंदर। तो इसलिए हर प्रकार का केंद्र, वो जीत का है या हार का है, केवल और केवल भाजपा है। तो जो भी इसमें आएगा निश्चित तौर पर जीतेगा। बाकी पार्टियां खाली है, उनके पास कहने को कुछ भी नहीं है पब्लिक में। तो भाजपा जो केंद्र बिंदु आप मानते हैं कि भाजपा चुनाव की केंद्र बिंदु और भाजपा जीते भी, तो मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे तो भाजपा के मुद्दे हैं, देश को समृद्ध कैसे बनाया जाए, आम लोगों पर अंत्योदय तक कैसे पहुंचा जाए, अच्छी अच्छी जन कल्याणकारी योजनाएं वो कैसे हम भेजेंगे, उनका मोदी जी की गारंटी जिसके लिए उन्होंने कहा, वो हवा वायुमंडल में, राजनीतिक वायुमंडल में तैर रही है। 10 साल में जो उन चीजें करना चाह रहे थे वो क्यों नहीं हो पाया? नहीं, 10 साल बहुत कुछ किया है, ऐसा नहीं है कि भाई हर काम उन्होंने कर दिया। जो अगर मान लो उन्होंने 100 पॉइंट पब्लिक में दिए, अगर उसमें 95 या 98 कर जाते हैं तो एक दो रह भी जाते हैं, तो आगे फिर मौका और भी तो है करने का। उनकी नीयत ठीक है मोदी जी की, और विश्व भर में आज मोदी सरकार का डंका बज रहा है। महंगाई कम नहीं हुई देश के अंदर, बेरोजगारी की जो दर है बहुत ज्यादा दिखाई जा रही। ऐसा है, बेरोजगारी जितनी जितनी जनता बढ़ेगी, बेरोजगारी का उतना प्रपोर्शनेट बढ़ना, ये स्वाभाविक बात है। आप इसको ये कहो कि आज सबको हम दे दें, कल को फिर नौजवान और भी होंगे, वो तो रहने वाली है। लेकिन बेरोजगारी का अर्थ केवल और केवल उसको नौकरियों से जोड़ना, ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। मैं समझता हूं कि नौजवानों में इस प्रकार का भी काम होना चाहिए कि बजाय वो नौकरी मांगे, वो नौकरी देने वाले क्यों नहीं बनते। इंडस्ट्रियां भी इतनी नहीं लगाई गई सरकार के द्वारा और इतनी कंपनियां भी बाहर से नहीं मंगवाई कि लोगों को रोजगार मिले। नौकरियों की बात छोड़िए, ऐसा है, इंडस्ट्री सरकार को कोई बहुत मजबूरी होती है जो सरकार के बिना चल ही नहीं सकती, वो इंडस्ट्री तो लगाना समझ में आती है, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट ही लगाते हैं, वही ही कमाते हैं, वही ही देश को समृद्ध करते हैं राजस्व दे करके, और वही लोगों को नौकरियां देते हैं। और नौजवानों को भी इंडस्ट्रियलिस्ट बनने की प्रेरणा उनसे लेनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। काला धन 10 सालों में नहीं वापिस आ पाया, वो कहाँ था, या काला धन एक ढकोसला था, या आया नहीं। 15 लाख की भी बात की गई। तमाम बातें अगर करें तो क्या इन चीजों के लिए भी कहें? ऐसा है, काला धन बाहर जो पड़ा हुआ है, सरकार उसके लिए बहुत प्रयासरत है। बाहर के बैंकों में हर उनका, मोदी जी ने बड़े ऐलानिया लाल किले के ऊपर से ऐलान किया था कि जो ब्लैक मार्केट ही हैं, काला धन जिनके पास पड़ा है, जिन्होंने अपराध कर करके देश की अर्थव्यवस्था को तबाह किया है, उनकी जगह
ये देश में वो नहीं है, पब्लिक में नहीं है, उनकी जगह जेल में है। तभी ईडी की जो बार बार विपक्ष के ऊपर या मान के चले इसको अच्छा नहीं देखा जा रहा, आम जनता की बात करें या नेताओं की, कि ईडी की लगातार जो रेड पड़ रही है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है या सीबीआई का दुरुपयोग, ऐसा लोगों का कहना है, राजनीति विपक्ष का भी कहना। नहीं, अगर मान लो किसी ने चोरी कर रखी है, ईडी को इस डर से उनके घर नहीं जाना चाहिए कि पब्लिक इसमें राजनेता इसको ये कहेंगे कि ये सरकार इस्तेमाल कर रही है। अगर किसी ने वाकई ब्लैक मार्केटिंग की है, वाकई कोई बड़े बड़े अपराध किए, आर्थिक अपराध किए हैं, तो ईडी को उनके घर क्यों नहीं जाना चाहिए? उनको जाना चाहिए। और फिर दूसरी बात ये है, ईडी पुलिंदा बांधती है, केस करती है, पुलिस केस बनाती है, फिर पुलिस उसका निर्णय नहीं करती, ईडी केस बनाती है कि हमें ये लगा है, और फिर उसको कोर्ट में दिया जाता है। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर, आप शायद अभी नया ताज़ा उदाहरण है केजरीवाल जी का, तो केजरीवाल जी के कई मंत्री उन्हें ईडी की गिरफ्त में आए हैं, वो कोर्ट में है, जमानत तो उनको कोर्ट ने अगर अच्छी लगती, कोर्ट निर्णय ठीक करती तो जमानत उनको मिलती, जमानत कोर्ट ने दी दी, कहते हैं मोदी जी का दोष है। ये उनका अपने आप की कमजोरी को छिपाने के लिए भाजपा के ऊपर दोष मढ़ना, ये उनकी आदत हो गई है। केजरीवाल उसी लीक के ऊपर चल रहे हैं जो बिल्कुल गलत है। अगर उन्होंने अपराध किया है, वो खुद चौड़े होकर के कहते थे कि अगर मनीष सिसोदिया ने, मिश्रा ने, अपने संजय जी ने अगर कोई अपराध किया तो मेरे सगे नहीं लगते, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आज कार्रवाई हो रही है और खुद उस कार्रवाई में फंस रहे हैं, तब तकलीफ क्यों हो रही है उनको? उनको ईडी का सम्मान करना चाहिए, कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। उनको रिमांड के ऊपर कोर्ट ने भेजा है, मोदी जी ने नहीं भेजा, ना अमित शाह ने भेजा है, तो उनको फेस करना चाहिए उसको। आप कहते हैं कि जो लोकतंत्र के अंदर जो चुनाव हरियाणा पूरे भारत के अंदर 2024 का होने जा रहा है, इसके अंदर मुद्दे नहीं है, विपक्ष के पास में मुद्दे बहुत सारे हैं, सभी कहने के लिए हैं, लेकिन मुद्दे सरकार जिम्मेवार है कि नहीं इसके लिए, जो जिन मुद्दों को लेकर के विपक्ष खड़ा होता है उसके? ऐसा है, विपक्ष, हरियाणा का विपक्ष, मैं आज मान के चल रहा हूं, बाकी विपक्ष तो कोई है नहीं जिसने कोई बहुत ज्यादा जोर लगाया हो। दो मुद्दे उठाए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड फैमिली ने, क्योंकि पिता पुत्र की वो ज्यादा पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, आज वही छाया हुआ है इसके ऊपर। उन्होंने दो मुद्दे उठाए, एक तो जाट आरक्षण का उठाया था, दूसरा किसान आंदोलन का। मैं ये कहता हूं कि उसके पीछे उनकी भावना किसानों का हित करने की थी क्या? जाटों को आरक्षण दिलाने की थी क्या? अगर उस समय जाट आरक्षण आंदोलन उन्होंने उठाया, उसका भाव उठाया, जब तक नहीं मिला उसके ऊपर ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए था। जाट बिरादरी में अनरस्ट पैदा करके, किसान आंदोलन में अनरस्ट पैदा करके अपनी चौधर बनाने में तुम कामयाब हुए। विपक्षी बाकी जो पार्टियां थी उनको खत्म करने में, जैसे इनेलो है, जेजेपी है, उनको खत्म करने में मैं समझता हूं कामयाब हुए हैं। लेकिन वो जो कहते थे कि भाई हम एमएसपी बढ़ाएंगे, ये करेंगे, जाट को आरक्षण दिलवाएंगे, वो दिलवाया क्या? इनका केवल और केवल एक ध्येय था, मुझे अब भी याद है, दीपेंद्र हुड्डा ये कहते थे कि ऐसे बिल में खट्टर को बाढ़ करके उसका मुंह और बंद कर देंगे। वो किस लिए कहते थे? जाट को आरक्षण मिलता, उससे उसको एमएसपी मिलती क्या? खट्टर साहब को बिल में बाढ़ करके ऊपर ढकना बंद करके। वो केवल और केवल अपनी रोटियां सेकने के लिए अपनी बिरादरी में अनरस्ट पैदा करना चाहते थे, और वो करके मैं ये समझता हूं कि जाट वर्ग जो बहुत ईमानदार, मेहनतकश और बहुत कुशल राजनीतिज्ञ सोच रखने वाला वर्ग है, उसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिता पुत्र ने जाट बिरादरी को सत्ता से बहुत दूर कर दिया, ऐसा मेरा मानना है। आपका मानना है, हम नहीं कह सकते क्योंकि कारण जो भी रहे हों, लेकिन बातचीत हम परिचर्चा कर रहे थे सुभाष मल्होत्रा जी से कि भी राजनीतिक परिचर्चा थी और लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर ये बातचीत हमने की। आप भी अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिख सकते हैं। बने रहिए पीएमएफ न्यूज से, मैं रण सिंह पवार।